हाँ जी बेटा जी, क्या हाल है? तो बेटा कल हमने रेजिडेंशियल स्टेटस में जो चेंजेस आए हैं उसको एक बार देखा था कि भाई क्या चेंजेस हैं, फिर उसका लॉजिक क्या है, क्यों वो चेंजेस किए गए, वो आज की इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। तो काम को आगे बढ़ाते हैं, पहले थोड़ा सा जो कल किया गया उसकी एक रिवीजन कर लेते हैं। अब जिस तरह कल हमने ये जो आपका पहला चेंज है वो यहाँ पे देखा कि भाई जहाँ वो 60 डेज वाला लिखता होता था कि 60 डेज एंड 365, तो दो जगह पे नहीं लगेगी। वो ऐसा कहता था। कौन सी कंडीशंस होती थी? व्हेन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड। दूसरी कंडीशन होती थी कि जब सिटीजन इंडिया का है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो विजिट कर रहा है, तो 60 डेज और 365 नहीं लगती। वहाँ हमने देखा कि थोड़ी सी चेंजेस की गई हैं कि अगर इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जिसकी अपनी इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, उसके केस में दो कंडीशंस अब लगेंगी। 182 जो कि सबको ही लगती है, दूसरी 60 डेज तो नहीं लगेगी, अभी भी 120 डेज वाली कंडीशन उसकी जगह आ गई है। 120 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट ईयर। देन उसके बाद जी आपका पिछले 4 साल का 365 होना चाहिए। बिल्कुल सर। देन उसके बाद अगर हम और आगे चलते हैं तो ऑर्डनरी नॉट ऑर्डनरी में गए, या ये डीम्ड वाले भाई साहब भी आ गए। ये कौन थे सर? ये सर इंडिविजुअल हैं जो इंडियन सिटीजन हैं। इनमें पर्सन ऑफ इंडियन रीजन को नहीं कवर किया गया है, उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया था। ठीक है जी। अब इनकी भी इनकम जो इंडिया वाली है वो 15 लाख से ज़्यादा है, और ये किसी भी कंट्री में लायबल टू टैक्स नहीं है। मतलब कि इन्होंने चुन के देश चुने हैं, वहाँ जाके बैठे हैं जहाँ टैक्स नहीं लगता है। तो हमने इन्हें बुला लिया है कि बेटा अगर ऐसी बात है तो आप हमारे डीम्ड रेजिडेंट हो। ठीक है। यहाँ इस साफ तौर पे लिखता है कि ये प्रोविजन उस पर नहीं लगेगी जो 6(1) के अकॉर्डिंग ही रेजिडेंट बन रहा है। क्योंकि सर डीम्ड रेजिडेंट का कल आपने आगे देख लिया, डीम्ड रेजिडेंट कैन ओनली बी नॉट ऑर्डिनरी। तो कोई धक्के से अपने आप को डीम्ड रेजिडेंट बनाने की कोशिश नहीं कर सकता। जिसका 6(1) पूरा हो रहा है वो वहीं रहे। उसके बाद आया ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी, जिसमें हमने देखा कि नॉट ऑर्डिनरी की कंडीशन 6(6) ऐसे बता रहा है कि या तो पिछले 10 साल में 9 बार आप नॉन रेजिडेंट हो जाओ, या आप अपने पिछले 7 साल का स्टे 729 या उससे कम प्रूव कर दो। ठीक है। फिर उसके बाद उसने इन दो अमेंडमेंट्स के रिलेटेड बात की कि जो 120 वाली कंडीशन के थ्रू आएगा वो रेजिडेंट तो होगा, बट हमेशा नॉट ऑर्डिनरी। मतलब वो कौन था सर? वो इंडियन सिटीजन था या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन था, जो बाहर रहता था, विजिट के लिए आया था, जिसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा थी, तो उस पर हमने 120 डेज कर दिया इस साल से। अब वो वहाँ से रेजिडेंट बन गया, मान लीजिए 120 वाले के कारण। लेट अस से ही इज हैविंग 125 डेज एंड लास्ट 4 years 400 डेज, रेजिडेंट बन गया। अब भाई वो 182 पूरा करने के कारण नहीं बना, ये 120 वाले में फंस गया वो। ऐसे वाला बंदा आर तो है, पर हमेशा रहेगा NOR इस साल के लिए। अब जो इंडिविजुअल 6(1) में डीम्ड रेजिडेंट मान लिया गया हमारा सिटीजन, जो कहीं और लायबल फॉर टैक्स नहीं था, भाई वो भी हमेशा NOR ही रहने वाला है। ठीक है। अब थोड़ा सा सर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है नीचे, इसको देखते हैं, फिर और बातें करते हैं। ठीक है। अल्टीमेटली हम वहां तक भी जाएंगे कि अमेंडमेंट हुई क्यों। Brett Lee, an Australian cricket player, visit India for 100 days in every financial year. This has been his practice for last 10 years. ठीक है। कहता भाई इसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो। सर जब आप ब्रेटली सॉल्व कर रहे हो तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ना ही ये बंदा इंडियन सिटीजन है, ना ही पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो भाई इस पे 182 वाली तो सब पे लगती है, वो ये पूरी नहीं कर पा रहा। 60 डेज वाली इस पे बिल्कुल लगेगी, ये कभी भी ਉਹਦੀ एक्सेप्शन नहीं बनेगा। तो इसका पीरियड ऑफ स्टे यहाँ 100 डेज, पिछले 4 साल का 400, तो इसने 60 डेज और 365 पूरा कर दिया। तो भाई ये रेजिडेंट तो आ गया। अब भाई जो रेजिडेंट आ गया उसका फिर ऑर्डनरी नॉट ऑर्डनरी का फैसला करना जरूरी हो जाता है। अगर वो 6(1) से रेजिडेंट आता तो बेटा सीधे ही नॉट ऑर्डनरी हो जाता। ठीक है। तो ये तो नॉर्मल कोर्स में रेजिडेंट आया 6(1) में। सर पिछले 7 साल का भाई साहब का स्टे 700 दिन है, तो इन्होंने नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की एक कंडीशन जो पूरी करनी जरूरी होती है, कोई भी एक, वो पूरी कर दी है। क्योंकि पिछले 7 साल में 729 या उससे कम होने चाहिए, इनके 700। तो सर इसका आंसर अब हो जाना चाहिए मिस्टर ब्रिटली इज ए रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। बिल्कुल सही है। यहाँ इन्होंने 6(6) का लॉ भी पूरा लिखो, वो आप पढ़ सकते हैं, अभी आपने रिवाइज भी किया मेरे साथ। वुड योर आंसर चेंज इफ द अबव फैक्ट रिलेट्स टू श्रीनाथ, an Indian citizen who resides in Australia and represent ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम? बड़ा गलत हो रहा है ये तो। जवागल श्रीनाथ हैं शायद, ये हमारे इंडियन सिटीजन है, कह रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं और उधर ही रिप्रेजेंट करते हैं उनकी टीम को। चलो अब आजो सर, इंडियन सिटीजन बना दिया गया है इसे।
ये आ रहा है अब 100 दिन के लिए। सर अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझें कि सर 60 डे वाले में तो रिलैक्सेशन दे दोगे इसको। हाँ जी सर। 120 डेज लगाने की कोशिश करोगे। हाँ जी सर, लगा देते हैं। वो तो ये पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आए 120 डेज के लिए नहीं है भाई साहब। कितने दिन के लिए आए हैं? 100 दिन के लिए। और जो 120 डे लगाना भी हो तो इनकम की एग्जम्पशन, इनकम के रिगार्डिंग अजम्पशन लेना ना भूलें, 15 लाख होता है। तो देखते हैं इंस्टीट्यूट क्या करता है। इंस्टीट्यूट कहता है कि भाई अगर ये फैक्ट मिस्टर श्रीनाथ के हैं, जो इंडियन सिटीजन है हु इज रेजाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया कम्स ऑन ए विजिट, ही वुड बी ट्रीटेड एज ए नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। कहता है ये नॉन रेजिडेंट ही रहेगा क्योंकि जो नई कंडीशन है वो 120 डे पे एक्टिव हो रही है, 100 पे तो वो भी एक्टिव नहीं होगी। चाहे अब इसकी इनकम जो है कितनी भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज टोटल इनकम, सिंस स्टे इन करंट फाइनेंशियल ईयर इन एनी केस इज लेस देन 120। हाँ, अगर यहाँ ये 120 डेज बोल देता तो इनकम की अजम्पशन लेके आंसर करना पड़ता कि भाई ये इनकम आपकी है, इंडिया वाली इनकम 15 लाख से ज़्यादा, तो 120 से आप रेजिडेंट बन सकते थे, प्रोवाइडेड पिछले 4 साल में 365 भी हो। ठीक है सर। और देखते हैं इस क्वेश्चन को, एक और अभी पार्ट दिया गया है। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द श्रीनाथ, जो हम चाहते थे वही हो गया, विजिटेड इंडिया 120 इंस्टेड ऑफ 100 डेज। सर ये तो 120 आ गया इंस्टेड ऑफ 100। आओ सर अब तो बना दो रेजिडेंट। अब देखिए इंस्टीट्यूट कितने बढ़िया तरीके से आंसर कर रहा है। इन दिस केस, अगर श्रीनाथ की टोटल इनकम फॉरेन सोर्सेज वाली नहीं, इंडियन इनकम कितने से ज्यादा है? 15 लाख से, ही वुड बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डनरी। क्योंकि जो भी ये 120 में कवर होगा, 182 नहीं कवर कर पाया, 120 ने कवर किया, तो आपने 66 में अभी पढ़ा है वो रहेंगे नॉट ऑर्डनरी। अब इनका स्टे इस साल का सर 120 है, 120 के लिए हर साल आते हैं तो 4 साल के 480 हो गए हैं। तो भाई साहब ऐसे में श्रीनाथ की अगर इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो आप इन्हें रेजिडेंट कह सकते हैं। बाकी ऑर्डनरी नॉट ऑर्डनरी में जाने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी क्योंकि ये रहेगा नॉट ऑर्डनरी ही। बट अगर उनकी इनकम, टोटल इनकम जो है वो 15 लाख को एक्सीड नहीं करती, तो भाई उन पे 120 वाली कंडीशन नहीं लगेगी। ओनली कंडीशन विच विल बी एप्लीकेबल इज 182, विच ही विल फेल टू सेटिस्फाई, वो ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। तो ये तो हुई बातें सर। अब सर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन का है का टाइम, क्योंकि कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये कहा था कि यार ये जो ये ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, ये सब ये लिखते हैं, भाई ये ना पढ़ो क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। एक्चुअली हमें, चाहे डीम्ड रेजिडेंट है चाहे ये 120 डेज वाली बात है, इसमें हमें 15 लाख की इंडियन इनकम चाहिए। अब उस इंडियन इनकम में क्या आएगा क्या नहीं, कोशिश तो इन्होंने पूरी कर रखी है कि फॉरेन सोर्सेज वाली इनकम ये होती है, इंडियन इनकम ये होती है, इन ब्रैकेट्स में लिखा होगा, पर कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा हो। आप ये थोड़ा या नोट कर लेंगे आसान वर्जन, जैसे हम पढ़ते भी हैं यहाँ से। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 6, द एक्सप्रेशन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मीन्स इनकम विच अक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया। कहता फॉरेन सोर्सेज का मतलब ये है कि वो इनकम जो अक्रू और राइज बाहर हुई है, एक्सेप्ट द इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। मतलब कि अगर किसी बिजनेस प्रोफेशन का कंट्रोल सेटअप इंडिया में है, चाहे इनकम उसकी बाहर अक्रू और राइज हो रही है, उसे फॉरेन नहीं मानना। सेक्शन 6 के लिए उसे फॉरेन नहीं मानना, उसे इंडियन मानना है। तो अगर इसको हम, इसको भी ब्रैकेट छोड़ के पढ़ें पहले, तो इसमें ये लिखा है इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स मींस इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी। एंड विच इज नॉट डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया। बिल्कुल सही बात कि डीम्ड अक्रूवल जिस पे नहीं लग रहा। एक्सेप्ट द इनकम derived फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। मतलब कि किसी ऐसे बिजनेस प्रोफेशन से अगर इनकम है जिसका कंट्रोल सेटअप इंडिया में है, तो वो इनकम बेटा जी फॉरेन नहीं मानी जाएगी। इसी का ही सारा खेल है बेटा आज की चर्चा में, मैं आपके सामने सब रखने वाला हूँ। देयर फॉर इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मीन्स द इनकम विच अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया बट शेल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। ये फॉरेन नहीं मानी जाएंगी, मतलब कि ये इनकम क्या मानी जाएंगी? इंडियन। ये इनकम इंडियन है। ये वो 15 लाख हैं जो होने चाहिए, इनका टोटल 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले सर क्या आ रहा है इसमें वो पढ़ें। इनकम विच आर डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 9, वो बिजनेस कनेक्शन वाला, डीम्ड अक्रूवल वाला, वो सारा सेक्शन 9। तो भाई ये इंडियन मानी जाएगी। दूसरी इनकम जो इंडियन मानी जाएगी वो सुने, इनकम डेराइव्ड अब्रॉड फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया।
मतलब इनकम बाहर से है, पर किसी ऐसे बिजनेस से है जिसका कंट्रोल इंडिया में है, तो वो इनकम भी भारतीय मानी जाएगी। इनकम डिराइव्ड अब्रॉड फ्रॉम अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। अब इनकम फिर बाहर से है, पर किसी ऐसे प्रोफेशन से है जिसका सेटअप इंडिया में है, जिसका सेटअप इंडिया में है, ये इनकम भी आपकी इंडियन मानी जाएगी। ये सब इनकम जोड़ के अगर आप 15 लाख से ज़्यादा पे बैठे हैं बेटा, फिर आप पे वो नए वाले रूल लगते हैं। अब सर ये सारी अमेंडमेंट्स क्यों कही गई और ना छुपाया जाए, मैं बेटा जी आपको वैसे भी देखिए ये कोई रेगुलर लेक्चर्स नहीं है, ये अमेंडमेंट की स्टडी है, तो इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि बेसिक्स आपके हैं। एचयूएफ में कोई अमेंडमेंट नहीं है भाई, कंपनीज में एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं है सर। अमेंडमेंट की वजह ये टेबल है, मैं ला के रखता हूँ आपके सामने। सेक्शन 5 हम करते थे, जो स्कोप ऑफ इनकम बताता था एज पर द रेजिडेंशियल स्टेटस, आर प्लस ओ आर एन ओ आर, नॉन रेजिडेंट। अब इनकम जो रिसीव्ड या डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया और सर टैक्सेबल फॉर ऑल, टैक्सेबल फॉर ऑल। इनकम अक्रूइंग अराइजिंग और डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया, सर टैक्सेबल फॉर ऑल, टैक्सेबल फॉर ऑल। यहाँ तक तो रेजिडेंशियल स्टेटस मैटर ही नहीं करता। फिर कहता है इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया। अब ये इनकम बाहर से है। पहली कैटेगरी जो आर प्लस ओ आर है, उसकी तो बेटा ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। इसने लिखा है यस ये टैक्स लगेगा इवन इफ सच इनकम इज नॉट रिसीव्ड और ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो आर प्लस ओ आर का तो हमें पता है कि भाई ग्लोबल इनकम यहाँ स्कोप में आ जाती है। अगर उसमें चर्चा लंबी की जाए कि सर उसे वाकई टैक्स देना पड़ता है, तो उस पर हम क्लास में डिस्कस करते होते हैं DTAA, जो इनकम टैक्स से ऊपर है। तो वो हमारी पढ़ाई का पार्ट अभी इंटर पे नहीं है। अब आर प्लस एन ओ आर का क्या होता है ऐसी इनकम में, और एन आर का क्या होता है? सर नॉन रेजिडेंट तो कहता है मेरे की तरफ तो देख के देखो तुम, मेरा कोई लेना देना नहीं तुम्हारी कंट्री से, जो बाहर से कमाया उस पर क्यों टैक्स दूं, उस पर तो नो है। अब आर प्लस एन ओ आर क्या कहता है? यस, मतलब कि ये भी टैक्स देगा। सर सारी इनकम्स पे नहीं, सारी इनकम्स पे नहीं, बाहर की सारी इनकम्स पे नहीं, कौन से वाली पे? ओनली सच इनकम इज ड्राइव फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, अदरवाइज नो, अदरवाइज नो। अब आप देखो, दो अमेंडमेंट्स हुई जहां पे 120 डेज वाले रूल बना के कुछ इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन रीजन यहाँ जो विजिट करते रहते थे, और वो 181 डेज तक आराम से बैठे रहते थे, आप उन्हें कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि 60 डेज उन पे लगते नहीं थे, उन्हें चेतावनी दी गई 120 दिन से। फिर कहा यह गया कि अगर ये इसके कारण तुम रेजिडेंट बन गए तो रहोगे रेजिडेंट नॉट ऑर्डनरी। फिर 6(1)(a) बनाया गया, जो ऐसे इंडियन सिटीजन्स पे लगता है, जो ऐसे इंडियन सिटीजन्स पे लगता है जो बाहर बैठे हैं किसी ऐसी कंट्री में जहां उन्हें टैक्स ही नहीं देना पड़ता। उन्हें भी कहा गया कि बेटा तुम रेजिडेंट माने जाओगे अब, पर रहोगे नॉट ऑर्डनरी ही। अब इससे होगा क्या? अगर इन क्लॉजेस के कारण आप आर प्लस एन ओ आर बन गए, मान लीजिए ओल्ड लॉ में आप नॉन रेजिडेंट होते, ओल्ड लॉ में क्या होते? नॉन रेजिडेंट। इन क्लॉज के कारण आप बन गए आर प्लस एन ओ आर, ठीक है। अब क्या होगा? जो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया होती है, अगर इनकम आपकी रिसीव्ड इन इंडिया होती है, उस पर तो आपने तब भी टैक्स देना था, आज भी दोगे। इनकम एक्रूड इन इंडिया है, जैसे आपका यहाँ कोई घर बार है जो आपने किराए पे दिया हुआ प्रॉपर्टी है, उससे रेंट रूंट आता है, और कोई सोर्स ऑफ इनकम है इंडिया में, तो सर उसमें तो एनआर ने भी टैक्स देना ही था। अगर ये नया लॉ ना भी लाते, मैं नॉन रेजिडेंट रहता, मैंने तब भी टैक्स देना ही था, आज भी दे रहा हूँ। पर बेटा अब अगर इनकम ऐसी है जो एक्रू और अराइज आउटसाइड है, पर फ्रॉम बिजनेस जिसका कंट्रोल इंडिया में है, या प्रोफेशन है जैसे प्रोफेशनल फर्म है जिसका सेटअप इंडिया में है, तो सर अगर लॉ पुराना ही रहता और आप इसमें कवर ना होते, नया लॉ ना आता, तो आप नॉन रेजिडेंट थे, तो आपने क्या इस पे टैक्स देना था? नो सर, एनआर में ये नहीं जाता। पर अगर आप इस नए लॉ की वजह से आर प्लस एन ओ आर बन चुके हैं, तो आपको अब टैक्स देना पड़ेगा। सेक्शन 5 अमेंड नहीं हुआ है, सेक्शन 5 वही है जैसे पहले था,
पर ये सेक्शन 6 में जो अमेंडमेंट्स की गई हैं उस वजह से कई लोग जो पहले आर प्लस एनओआर बनने से बच जाते थे अब बनेंगे। तो इसमें अगर मान लो हमारे सिटीजन्स बैठे हैं दुबई में बैठे हैं और वहाँ पे टैक्स नहीं है, सैलरी इनकम अपनी अर्न कर रहे हैं और यहाँ उनका कोई घर है जो किराए पे देके गए हुए हैं, तो सर उस पे तो वो पहले भी टैक्स दे ही रहे थे जब वो नॉन रेजिडेंट थे, तो उन्हें कोई चिंता वाली बात नहीं है, उनको तो कोई चिंता वाली बात नहीं। बट अगर अब घुमा दिया जाए इसी चीज को कि भाई अब उसका यहाँ पे एक कोई बिजनेस है जिसका कंट्रोल सेटअप यहाँ है, अब उसकी जितनी इनकम इंडिया में एक्रू होती है उस पर तो वो पहले भी टैक्स दे रहा है, पर जो उसकी इनकम बाहर होती थी, बाहर एक्रू, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एक्रूइंग आउटसाइड, बट बिजनेस और प्रोफेशन का कंट्रोल सेटअप कहाँ है, इंडिया में, तो पहले वो बच जाता था, कहता था भाई मैं तो नॉन रेजिडेंट हूँ, बाहर वाले पे तो नहीं दूंगा। अब बेटा आपको रगड़ दिया गया है, आपको आर प्लस एन ओ आर बना दिया गया है, ये सिर्फ इनके लिए हुआ है और ये छोटे मोटे केसेस के लिए नहीं हुआ। जहां आपकी इंडियन इनकम पहले चेक की जाएगी, कितने लाख से ज़्यादा नहीं चाहिए, 15 लाख से, तो ये अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है सर। अब इंडियन इनकम में बहुत अच्छी तरह से देख लें, सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग जो एक्रू और राइज है वो तो आ ही रहा है, फिर वही बिजनेस और वही प्रोफेशन जिसकी बाहर की इनकम को टैक्स करने के लिए अमेंडमेंट्स की गई हैं वो भी यहाँ लिखे गए हैं। सर सीए साहब में भी पॉसिबल है, कंसल्टेंट्स में भी पॉसिबल है कि यहाँ हेड ऑफिस है तो बाहर ब्रांच है ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, जिस तरह भी, ठीक है, तो वहाँ इनकम अराइज हो रही है। तो आज से पुराने वाले लॉ में वो नॉन रेजिडेंट थे, उसमें वो कहते थे कि ये वाली इनकम तो जी ब्रांच की है, जिधर नो डाउट कंट्रोल सेटअप इंडिया में है, बट ये तो बाहर एक्रू हुई है ना, तो किस बात का टैक्स। अब नए वाले लॉ में बहुत अच्छा चांस बन गया कि आप आर प्लस एन ओ आर हो सकते हैं, तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये रीज़न था बेटा जी इस अमेंडमेंट का, जो मैंने कहा था कि भी मैं आपके सामने रखूंगा। बाकी जी इसमें से आने वाले टाइम में एमसीक्यूज ये वो बहुत अच्छा क्वेश्चन बना करेगा। बाकी जो यहाँ और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि भाई अगर मान लीजिए इस चैप्टर में और कोई अमेंडमेंट की बात की जानी है वो भी हम रखेंगे, बट इस वीडियो को हम इतना ही रख रहे हैं ताकि रेजिडेंशियल स्टेटस के रिगार्डिंग जो बातें थी वो मैंने आपकी कवर करवा दी हैं। आपको एडवाइस है कि वो फॉरेन इनकम वाला नोट डाउन कर लें कि कैसे है। ठीक है जी। फिर इसके साथ साथ आप यदि जो भी क्वेश्चंस हैं उनसे एक बार गो थ्रू हो जाएं। ओके जी बेटा, बाय बाय।